गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको। आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सी टेट में जो कंपोनेंट ऑफ फूड है, भोजन के घटक हैं, इसका तीसरा वीडियो आज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, उसमें से 50 क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखते हैं, प्रश्न कहता है कि प्याज आलू अदरक है, यानी प्याज आलू अदरक क्या चीज़ है? जड़ है या तना है या फिर अपस्थानिक जड़ें हैं या फिर सल्क पत्र हैं, यानी पौधे के ये कौन सा भाग है? ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर होगा जड़, यानी आलू प्याज अदरक सब है ये जड़। एक कोड देखिए, इसके लिए हमको आप एक कोड बोलते हैं जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएगा। हद कर दी आपने, है ना, हद कर दी आपने। हद से हो गया हल्दी, कर से हो गया केसर, दी से आदि, आ से आलू, प से प्याज, और यहाँ ने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्याज आलू अदरक सभी हैं क्या है? तना है। तो तना वाला कैसे याद रखना है? हद कर दी आपने, एकदम याद रह जाएगा। चलिए देखिए अगला, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? यानी मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन देखिए, लैंडस्टीनर, जेनिक्स, या फिर पेंटिन एवं मास्क, और या फिर कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर होगा लैंडस्टीनर, यानी लैंडस्टीनर ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की थी। आगे देखिए, कहता है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला औषधि क्या है? ज्वर नियंत्रण कहने मतलब जब फीवर हो जाता है, फीवर बढ़ जाता है, तो फीवर को कंट्रोल करने के लिए, फीवर को ठीक करने के लिए कौन सी औषधि यानी कौन सा दवा दिया जाता है, कौन सा मेडिसिन दिया जाता है? ऑप्शन देखिए, बुफ्रेन, या फिर बी कॉम्प्लेक्स, या पैरासीटामोल, या फिर लिव 52। तो आसान प्रश्न है ये। पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है फीवर को ठीक करने के लिए, ज्वर को नियंत्रण करने के लिए। आगे देखिए, इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जामों में। देखिए यूपी टेट में भी 2016 में पूछा है। यानी इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति क्या चीज़ होता है? विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो देखिए इंसुलिन का जो होता है इसकी प्रकृति यहाँ पर जो होगा ये प्रोटीन है ना। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। देखते हैं प्रोटीन का संगठन कैसे है, यानी प्रोटीन जो होता है किस किस तत्व से मिलकर बना है, उसकी कितनी कितनी मात्रा होता है। तो आप देख सकते हैं कार्बन का योगदान होता है, यानी 50 से 54% जो होता है प्रोटीन में कार्बन होता है। ऑक्सीजन की मात्रा 21 से 24% होती है, नाइट्रोजन की मात्रा 13 से 16%, और हाइड्रोजन लगभग 7% के आसपास होता है, और सल्फर होता है 0.2 से लेकर के 7%। ठीक है, ये हो गया प्रोटीन का मुख्य प्रमुख संगठन। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन जो होता है कि पौधों से प्राप्त प्रोटीन और जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन उत्तम होता है? यानी आप देख, पौधा से जो प्रोटीन प्राप्त होता है और जंतु से जो प्रोटीन प्राप्त होता है उसमें से कौन उत्तम होता है? तो पौधे से प्राप्त प्रोटीन उत्तम होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 किलो कैलोरी। ठीक है, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व एमिनो एसिड है, यानी प्रोटीन जो हमारे शरीर में निर्माण करता है उसका प्रमुख तत्व कौन है? एमिनो एसिड। मानव शरीर में कितने एमिनो एसिड होते हैं, है ना? देखिए कि मानव शरीर में कितने एमिनो एसिड होते हैं, तो मानव शरीर में लगभग 20 एमिनो एसिड होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि 20 एमिनो अम्लों में से 10 एमिनो अम्ल को शरीर की कोशिकाओं स्वयं संश्लेषित कर लेती है, यानी उसका निर्माण बॉडी द्वारा, शरीर के द्वारा स्वयं होता है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अनावश्यक या फिर अतात्विक एमिनो अम्ल कहते हैं। शेष जो 10 अमीनो अम्ल हैं उसका निर्माण जो होता है 10 अमीनो अम्लों का को हम लोग आवश्यक या तात्विक एमिनो अम्ल कहते हैं, और इसकी पूर्ति हमको भोजन के द्वारा होती है। ठीक है, भोजन के द्वारा होती है। अभी हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कहता है क्या कि प्लेग है, यानी प्लेग क्या है? ठीक है, विषाणु जनित रोग यानी वायरस से ये फैलने वाला होता है, या कवक जनित रोग, या फिर जीवाणु जनित रोग, या फिर खनिज जनित रोग? तो इसका आंसर सी होगा, यानी प्लेग जो फैलता है बैक्टीरिया से फैलता है, इसलिए जीवाणु जनित बीमारी है। अगला प्रश्न देखिए, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? यानी पल्स पोलियो जो कार्यक्रम चला जाता है उसका उद्देश्य क्या है? पोलियो का उपचार करना, या फिर पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, या फिर पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, या ये सभी? तो यहाँ पर इसका पल्स पोलियो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है यहाँ पोलियो की संपूर्ण उन्मूलन करना, यानी जागरूकता फैलाना, ताकि पोलियो जो होता है संपूर्ण उसका नाश हो जाए, यानी समाप्त हो जाए। संपूर्ण उन्मूलन करना इसका आंसर होगा। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर का जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, यानी मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या है? अमाशय, यकृत,
आंत्र या फिर वृक्क। तो इसका आंसर होगा यकृत, यानी मनुष्य के शरीर की जो जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, उसको यकृत है, यानी यकृत को क्या कहा जाता है, मानव शरीर का प्रयोगशाला कहा जाता है। आगे देखिए, डेंगू रोग का वाहक कौन है ना, एडिज मच्छर या क्यूलेक्स मच्छर या घरेलू मक्खी या एनाफिलीज मच्छर। तो यहाँ पर देखिए, डेंगू जो रोग फैलता है वह एडिज मच्छर के कारण फैलता है, ए इसका सही आंसर। आगे देखिए, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, यानी श्वेत फेफड़ा कैंसर किसके कारण होता है, एस्बेस्टस से, पेपर से, टेक्सटाइल से या फिर सिलिका से। तो इसका आंसर होगा टेक्सटाइल से, यानी टेक्सटाइल से जो होता है श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। देखिए, प्रश्न कहता है कि निम्न में से यानी किस विटामिन की कमी से घाव के रुधिर बहना नहीं रुकता है, यानी किस विटामिन की कमी से घाव से रुधिर बहना नहीं रुकता, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो इसका आंसर होगा विटामिन के, यानी विटामिन के जो होता है यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ का निर्माण में भाग लेता है, यानी जब चोट लग जाता है तो रक्त जो होता है इसमें काफ़ी बहता है, यानी रक्त थका नहीं जम पाता, ठीक है, और इसलिए इसको रक्तस्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। यानी इस विटामिन की कमी से रक्त का स्राव अधिक होता है, और यदि ठीक से नहीं रहेगा तो कम समय में बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो सकता है, जिससे आदमी की मौत हो सकती है। यहाँ पर देखिएगा, आंत की बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं, याद रखिएगा, विटामिन के का जो संश्लेषण होता है आंत में बैक्टीरिया भी करता है। इसकी कमी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रक्त बह जाने का डर रहता है, जिससे हो सकता है और अर्थात वह हीमोफीलिया रोग का शिकार होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। यहाँ देखिए, खरीफ फसल इसमें से कौन है, नहीं है, चावल, गन्ना, गेहूँ, मक्का। तो इसका आसान प्रश्न है, यहाँ गेहूं जो है वो रबी फसल है, बाकी चावल, गन्ना, मक्का सभी खरीफ फसल है। आगे देखिए, बिहार राज्य के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है। वो ऑप्शन देखिए, चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का। तो इसका आंसर होगा चावल, यानी बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन जो है ये चावल है। ये बिहार टेट का क्वेश्चन है। आगे देखिए, पृथ्वी पर अधिकांश शुद्ध पीने योग्य जल किस रूप में उपलब्ध है, यानी पृथ्वी पर जो जल पीने योग्य उपलब्ध है वो कहाँ पर है, हिमशैल से या फिर वाष्प और बादल से या फिर क्वेश्चन देखिए झरना एवं नदी से या फिर समुद्री जल से। तो इसका आंसर सही होगा यहाँ पर ए इसका सही आंसर है, यानी हिमशैल का जो जल है वह अधिकांश रूप में शुद्ध है और पीने योग्य जल है वो। देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि वह जल जो बिल्कुल शुद्ध और अशुद्धि मुक्त हो, यानी कहने का मतलब है कि सर्वाधिक शुद्ध जल है, ठीक है, कौन है, डिस्टिल्ड वाटर, मिनरल वाटर, झरने का जल या फिर उबला हुआ जल। तो देखिए, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन जेटेट में पूछा गया है उसको थोड़ा सा घुमा दिया है यहाँ पर। इसका आंसर होगा डिस्टिल्ड वाटर। हालांकि जल का सबसे शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है ना, जो पानी वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। आगे प्रश्न देखिए, आज एक व्यक्ति को खिलाने के लिए कितने हेक्टेयर सर्वाधिक उपजाऊ भूमि की आवश्यकता पड़ती है ना, लगभग 20 हेक्टेयर, लगभग 0.1 हेक्टेयर या लगभग 40 हेक्टेयर या फिर लगभग 2 हेक्टेयर। तो इसका आंसर बी होगा, लगभग 0.1 हेक्टेयर। अगला प्रश्न कहता है, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है, यानी छोटी माता एवं रेबीज रोग का क्या कारण होता है ना, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या फिर मिनीटोड। तो इसका आंसर होगा वायरस। अगला प्रश्न कहता है कि देखिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम लोग देखते हैं अभी विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाले रोग को। तो हम लोग देखते हैं कि विटामिन में पहले देखते हैं कि वसा में घुलनशील जो विटामिन है उसको देखिए कि वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन है क्या है, ADE, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कीड़ा है ना, के से विटामिन के और ई से विटामिन ई, डी फॉर विटामिन डी और ए से विटामिन ए। ये सभी होता है वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील विटामिन को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन सी, स्कर्वी रोग होता है उसे। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से रक्तधुंधी नामक रोग होता है, विटामिन डी से रिकेट्स नामक रोग होता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन या उसको नपुंसकता होता है उसको, और विटामिन के से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया, जिससे रक्त का अधिक स्राव होता है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम लोग फिर बांटते हैं इसको अलग अलग भाग में, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन H। तो यहाँ देखिए, विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है, विटामिन B2 की कमी जिसका कैल्शियम में है ना किलोसिस नामक रोग होता है, या विटामिन B2 से बांझपन होता है, विटामिन B5 से पेलेग्रा रोग होता है, विटामिन
B6 के से एनीमिया होता है और विटामिन B12 से भी एनीमिया होता है और ये त्वचा रोग होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। होगा आगे प्रश्न कहता है कि हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। बात सही है, जब भोजन करेंगे तो पाचन होगा। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण करता है, किसमें, है ना। यानी कहता है कि हम जो भोजन करते हैं उसका पाचन होता है और इस पाचन यानी इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है। कहाँ पर होता है अवशोषण? अमाशय की दीवार से, छोटी आंत की दीवार से, या बृहत आंत की दीवार से, या फिर यकृत में। तो इसका आंसर डी होगा, यकृत में इसका संश्लेषण होता है, अवशोषण होता है। आगे कहता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री होता है। ठीक है, यानी मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। तो लगभग यहाँ पर होता है मनुष्य के शरीर का औसत तापमान जो होता है, सामान्य तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। आगे डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, क्वासिओरकर, है ना, यानी क्वासरकोर नामक रोग होता है, किसकी कमी के कारण होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण, विटामिन की कमी के कारण, या फिर आयोडीन की कमी के कारण। तो देखिए इसका यहाँ पर जो आंसर होगा, ये क्वासिओरकर नामक जो रोग होता है वह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न कहता है कि मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, यानी मानव का शरीर जो होता है सिर्फ हड्डियों के ढांचा का मात्र रह जाता है। इसका कारण है क्या? जैसे लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, या फिर लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, या फिर परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, या परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर बी, यानी लंबे समय तक शराब पीने से वह उसका मात्र हड्डी दिखता है, यानी कंकाल हो जाता है, शरीर एकदम पतला दुबला पतला हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि शरीर जो होता है, मानव शरीर जो सिर्फ हड्डियों की ढांचा मात्र रह जाता है। आगे कहता है कि पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की प्रोसेस को यानी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं, छानना कहते हैं, या ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। तो इसका आंसर यहाँ होगा पृथक्करण। ठीक है, बी सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि किसी पारितंत्र में, है ना, पौधों का चक्रण कहलाता है, यानी किसी पारितंत्र में पौधों का चक्रण क्या कहलाता है? जीव, है ना, जीव भू रासायनिक चक्र, या भूवैज्ञानिक चक्र, या रासायनिक चक्र, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर यहाँ ए होगा, जीव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न 125 में कहता है कि इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, या फिर किसी स्थान का अजीवीय घटक, या सिम कहता है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, और डी में कहता है कि जीव समुदाय और कवक वातावरण से संतुलित तंत्र। तो इसका आंसर होगा डी, यानी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र इसका सही आंसर होगा। अभी हम लोग आगे चर्चा करते हैं कुछ मुख्य बिंदुएं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं क्या कहता है, क्या कि शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है। बात सही है, शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है। इसमें यानी इसको किस में मापा जाता है? ठीक है, किसको किस में मापा जाता है? तो आंसर इसका देखिए कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, आगे कहता है कि 1 ग्राम जल के ताप को 1 अंश यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं, यानी 1 कैलोरी कहते हैं। कहने का मतलब है कि शरीर में जो होता है 1 ग्राम जल के तापमान का जो होता है 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसको हम लोग 1 कैलोरी कहते हैं। आगे कहता है कि हमारे शरीर को विभिन्न अवस्थाओं में कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए और विभिन्न भोज्य पदार्थों से कितनी मात्रा में कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका समुचित ज्ञान होने पर हमें संतुलित आहार लेने में सुविधा होती है। ठीक है, सुविधा होती है, याद रखना है इसको। 1 ग्राम प्रोटीन से शरीर की कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन की से हमारे शरीर में 3.9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोज से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 3.9 इसका भी आंसर होगा। 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम वसा से होता है 9.4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे फिर देखिए कहता है कि औसतन यानी एवरेज रूप से, औसत रूप से मनुष्य को अपना जीवन सही रूप से व्यतीत करने हेतु प्रति घंटा कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखना है इसको 70 कैलोरी।
ठीक है। संतुलित आहार की भिन्नता के कारण, यानी संतुलित आहार की भिन्नता के कारण विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ एवं विभिन्न प्रकार के भोजन की मात्रा की आवश्यकता होती है। यह विभिन्नता निम्न कारणों से होती है। कैसे होती है? जलवायु के कारण होता है, आयु के कारण होता है, परिश्रम के कारण होता है, लिंग के कारण होता है, स्वास्थ्य के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है स्वास्थ्य के कारण। अभी हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर कहता है कि वनस्पति वसा का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी वनस्पति जो होता है उसकी वसा का प्रमुख स्रोत क्या होता है। वनस्पति वसा हमको मुख्य रूप से सरसों, नारियल, तिल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन तथा सूखे मेवे, बादाम, काजू आदि से प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, वनस्पति वसा जो होता है अनसैचुरेटेड होता है, यानी असंतृप्त वसा होती है। जंतु वसा का प्रमुख स्रोत देखिए, जंतु वसा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जंतु वसा का प्रमुख स्रोत होता है, जंतु वसा हमको जंतुओं की चर्बी, मछली का तेल, घी, मक्खन, क्रीम आदि से प्राप्त होती है। यह वसा सैचुरेटेड यानी संतृप्त वसा होती है। ठीक है, इसमें विटामिन डी, ए, ई प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मानव उपयोग के लिए सबसे उत्तम वसा क्या है। तो मानव उपयोग के लिए सबसे उत्तम वसा जो होता है वह कुसुम का तेल होता है। ऊर्जा संचय का सर्वाधिक संघनित माध्यम कौन सा है, यानी ऊर्जा का जो संचय होता है उसका सबसे यानी सर्वाधिक संघनित माध्यम कौन सा है? तो ये होता है फैट्स, वसा है। मानव के अनिवार्य वसीय अम्ल कौन है ना, यानी मानव का जो अनिवार्य जो होता है फैटी एसिड कौन होता है? लाइनोलिक एवं लाइनोलिनिक, ये होता है अनिवार्य वसीय अम्ल होते हैं। रुधिर में वसाओं का संचरण किस रूप में होता है, यानी ब्लड में जो होता है ना, ब्लड में वसा का जो संचरण होता है वो किस रूप में होता है? लाइपोप्रोटीन के रूप में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लाइपोप्रोटीन के रूप में होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि विटामिन एक रसायन है, याद रखना है कि विटामिन एक रसायन है जो शरीर में होने वाले है ना उपापचय की क्रियाओं को निरंतरता बनाए रखता है। ठीक है, विटामिन का निर्माण शरीर के भीतर नहीं होता है, इसलिए हमें इन्हें अपने भोजन के रूप में ही ग्रहण करते हैं, यानी इसका निर्माण शरीर के भीतर में नहीं होता है, इसको भोजन के रूप में ही हम लोग ग्रहण करते हैं। और 1900 याद रखना है कि 1981 में लुनिन यानी NI लुनिन ने विटामिन की खोज की और बताया कि स्वास्थ्य शरीर के लिए भोजन में अन्य पदार्थों के अतिरिक्त इन सूक्ष्म पदार्थों का होना अति आवश्यक होता है। और यहाँ पर याद रखना है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है ना कि विटामिन सी सबसे पहले खोजा गया था, यानी जितना भी विटामिन है उसमें सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन है? याद रखना है विटामिन सी को सबसे पहले खोजा गया था। विटामिन बी का प्रमुख स्रोत देखते हैं। विटामिन बी का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्री भोजन, दाल, खमीर, मांस, मटर, पनीर, दूध आदि ये विटामिन बी के स्रोत हैं। विटामिन B2 किसमें सहायक होता है? तो शारीरिक विकास में सहायक होता है। याद रखना है विटामिन B2 जो होता है शारीरिक विकास में सहायक होता है। विटामिन B2 किस में पाया जाता है? तो अंडा, मांस, पनीर, दूध, मटर एवं हरी सब्जियों में ये पाया जाता है। विटामिन B2 किसके विकास में सहायक होता है? तो ये RBC है ना, यानी RBC लाल रक्त कण जो होते हैं उसके विकास में सहायक होता है। विटामिन B12 किस में पाया जाता है? मांस में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, दूध एवं फल में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। आगे फिर हम लोग देखते हैं कि खनिज लवण में थोड़ा सा देखते हैं कि खनिज लवण क्या होता है। यानी देखिए धातु, अधातु एवं उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं, है ना। इन्हें खनिज लवण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये धरती से खुदाई करने के बाद प्राप्त होता है। याद रखना है कि हमारे शरीर का लगभग 1/4 यानी 1/4 भाग खनिजों का बना होता है। खनिज वे रसायन हैं जो शरीर यानी जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं, बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे शरीर का लगभग 24 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, यानी हमारे शरीर में जो होते हैं लगभग 24 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। अभी हम फिर देख रहे हैं कि जो होता है यहाँ खनिज लवण जो होता है इसको हम लोग 2 प्रकार के बांट सकते हैं। क्या बांट सकते हैं? एक दीर्घ तत्व और एक लघु तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर दीर्घ तत्व वाले खनिज कौन कौन होते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम, गंधक, सोडियम, क्लोरीन एवं मैग्नीशियम। दीर्घ तत्व है ना, दीर्घ तत्व खनिजों
कि शरीर को अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, अधिक आवश्यकता वो होती है। लघु तत्व वाले खनिज कौन कौन होते हैं? जैसे आयोडीन हो गया, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, फ्लोरीन है ना, मेलिब्डोमेन या फिर सेलिनियम, ये सब होता है लघु तत्व, यानी कम पाया जाता है ये। ठीक है, चलिए अच्छा लग रहा है वीडियो को तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। अभी हम लोग कल जो चर्चा करेंगे, कल का जो टॉपिक होगा, इसमें हम लोग चलेंगे शेल्टर यानी आवास, आश्रय से हम लोग देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके बाय।